हाय, ये इताची शिंडेन की पार्ट 7 वाली वीडियो। इस वीडियो में मैं इताची शिंडेन चैप्टर 3 सब चैप्टर 2 एंड 3 को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आप जान पाओगे कि इताची ने उचिहा मीटिंग में ऐसा क्या बोल दिया था जिससे सारे बावले हो गए थे। इताची ने ओनबू कैसे ज्वाइन करी जान पाओगे, काउंसिल के वो मेंबर्स एग्जैक्टली कैसे थे वो जान पाओगे, इताची की पहली डेट के बारे में जान पाओगे और भी बहुत कुछ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सब चैप्टर 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इताची बड़े स्मार्टली कोनोहा जैकेट पहन करके अपने पापा के साइड में खड़ा हुआ था और फुकाकू डिसअप्रोप्रिएटली बोल रहे थे कि मेरा सन चूनिन प्रमोट हो चुका है। और फुकाकू की ये बात सुनकर उनके ट्रस्टेड एड याशिरो ने इताची को कांग्रेचुलेट किया। याशिरो की नैरो आई थी और उसकी आई और नैरो हो जाती थी जब वो स्माइल करता था। तो वहां पर बैठे बाकी उचिहास ने भी एक साथ बोलते हुए इताची को कांग्रेचुलेट किया। इताची के पापा ने उसे कुछ बोलने के लिए अर्ज किया, मतलब उसे कुछ बोलने के लिए कहा। इताची ने अपने अंदर भरे हुए इमोशंस के साथ अपने पापा को यस बोला। फिर उसने वहां बैठे सभी के सामने बाव किया और बोला, अब मैं तैयार हूँ अपने शरीर और अपने आत्मा को एक साथ लेकर के एक वफादार निंजा के पाथ पर चलने के लिए, वो भी अपने विलेज और अपने क्लैन के भले के लिए। इताची जिस तरीके से जोर जोर से स्पीच दे रहा था वो काफी मैच्योर्ड लग रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक 10 साल का निंजा है। फर्स्ट एग्जाम के आज तक के रिकॉर्ड में उसने सेकंड स्कोर किया था। फर्स्ट पोजीशन होल्ड करने वाला आज भी नामिकाजे मिनाटो ही है और सेकंड एग्जाम उसने आज तक के रिकॉर्ड में शॉर्टेस्ट टाइम में कवर किया था। और खास बात ये थी कि ये एग्जाम एक 3% सेल पर बेस्ड था और अगले एग्जाम में उसने अपने ओपोनेंट को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि वो मैच छोड़ करके ही चला गया था, जिसे देख करके विलेज ऑफिशियल्स ने उसे आगे के एग्जाम में पार्ट लेने ही नहीं दिया और इसी तरीके से उसका एग्जाम खत्म हुआ। ऑब्वियसली इताची चूनिन प्रमोट हो गया था। फुगाकू का बेटा अपने टेरिफिक टैलेंट की वजह से चूनिन बन गया है। ये बात सुन करके फुगाकू भी थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि वो उनका बेटा है और वो भी थोड़ा थोड़ा जेलस हो रहे थे। तभी वहां बैठे लंबे बालों वाले इनाबी ने बोला, अगर इताची जैसा निंजा मिलिट्री पुलिस फोर्स ज्वाइन करे तो उचिहा का स्टैंडर्ड जरूर इंप्रूव होगा विलेज में। फुगाकू ने इनाबी के काले बालों को देखते हुए अपनी बात बोली कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि इताची मिलिट्री पुलिस फोर्स ज्वाइन करे। ये सुनकर वहां सभी हैरान हो गए थे, पर इताची बस वहां पर चुपचाप खड़ा था बिना सरप्राइज का कोई भी साइन दिए। क्या उनका बेटा समझ गया था? फुगाकू अपने इसी डाउट के बारे में सोच रहे थे, पर उन्होंने सबके सामने इताची से कोई क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ओनबू ज्वाइन करे। फुगाकू की यह बात सुनकर के याशिरो थोड़ा अजीब ढंग से बोला, दी ओनबू। फुगाकू ने चुपचाप अपने सर को हिलाया। याशिरो ने फुगाकू को आगे याद दिलाते हुए बोला, हमारी मिलिट्री पुलिस फोर्स और ओनबू का कई बार पब्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्लैश हुआ है। फुगाकू ने बोला, मुझे ये चीज सबसे अच्छे तरीके से पता है। कोनोहा में पीस मेंटेन करने के लिए उचिहा को सेंटर में रखते हुए कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स बनाई गई थी और आज भी फुगाकू के लीडरशिप में भी विलेज के भले के लिए मिलिट्री पुलिस फोर्स दिन रात काम करती है। इन अदर वर्ड्स मिलिट्री पुलिस फोर्स विलेज को शांत बनाए रखती है। और यहीं पर एक और फोर्स है जो पीस मेंटेन करती है, जिन्हें ओनबूस कहा जाता है। ये कुछ हाईली कैपेबल निंजास की यूनिट होती है जो होकागे के डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर आती है। बेसिकली ये विलेज के अंदर रहकर या बॉर्डर पर रहकर इंपॉर्टेंट मिशंस करते हैं। विलेज के बहुत से कमिटेड क्राइम्स को मिलिट्री पुलिस फोर्स के हाथों से ओनबूस के हाथों में दे दिया जाता है। यहाँ पर कोई क्लियर लाइन नहीं है कि क्या मिलिट्री पुलिस फोर्स के अंडर आएगा और क्या ओनबूस के अंडर आएगा। होकागे के डिसीजन से या मर्जी से डिसाइड होता है कि कौन सा केस कौन इन्वेस्टिगेट करेगा और इसी वजह से मिलिट्री पुलिस फोर्स और ओनबूस का कई बार क्लैश होता रहता है और हर बार फुगाकू ही एज द हेड ऑफ मिलिट्री पुलिस फोर्स होकागे और ओनबूस से नेगोशिएट करते हैं और इसी वजह से फुगाकू को बहुत अच्छे से पता है इन दोनों पीस मेकिंग फोर्सेस के क्लैशेस के बारे में। अब जो नकानो शाइन की पूरी बिल्डिंग थी उसमें सिर्फ डिस्कशन ही चल रहे थे। कुछ लोग वहाँ ओनबूस को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ लोग फुगाकू के इंटेंशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ लोग कोनोहा के उचिहा के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ बैठे हर बंदे के थॉट्स उसके अंदर से फट के बाहर आ रहे हों। तभी फुगाकू ने अपनी भारी आवाज पे चिल्लाते हुए बोला, सभी मेरी बात सुनो। अब पूरी शाइन साइलेंट हो चुकी थी और ब्लड लस्ट से भर चुकी थी। फुगाकू ने धीरे से अपने शब्दों को चुनते हुए बोला, मैं समझ सकता हूँ आप सभी को कैसा लग रहा है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, इसीलिए इताची ओनबू ज्वाइन करेगा। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा विलेज और क्लैन के बीच में एक चैनल की तरह एक्ट करे। यह बात सुनकर वहां बैठे सबकी सांस रुक गई थी और वहां बिल्कुल शांति हो गई थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओनबूस की जो फाउंडेशन है वो हमारे कंपाउंड पर सीक्रेटली नजर रखती है और इसीलिए हमें भी अपनी एक आंख विलेज में भेज देनी चाहिए ताकि हम भी उन पर नजर रख सकें। याशिरो ने फुगाकू से बोला, और तुम चाहते हो कि वो इताची हो? फुगाकू ने अपने सर को धीरे से हिलाते हुए जवाब दिया और वहां पर बैठे लोग एक बार फिर चालू हो गए। तभी इताची ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला,
पर हम सभी एक ही विलेज के मेंबर्स हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि इताची एक अकेला बंदा नहीं था जिसने ये बात सुनी हो। उस बिल्डिंग के उस साइलेंट में बैठे हर बंदे ने उसकी ये बात सुन ली थी। उसके पापा उसके पीछे ही खड़े थे। इताची अब चुप हो गया था और उसने अपने सर को नीचे कर लिया था ताकि कोई भी उसके सैड लुक वाले फेस को ना देख पाए। इताची ने नीचे देखते हुए सबको इग्नोर करते हुए आगे बोला, सेंजू क्लैन और कोनोहा के बाकी लोग भी हमारे कॉमरेड्स ही हैं। हमें अब इस डिस्टेंस को और नहीं बढ़ाना चाहिए और हमें इस राइवलरी को और हवा नहीं देनी चाहिए। उस रूम में जो ब्लड लस्ट भरा हुआ था वो और थिक हो रहा था और इस चीज को इताची ने भी नोटिस कर लिया था, पर उसने फिर भी आगे बोलना कंटिन्यू रखा। एक साइड के लोग एक चीज करेंगे, फिर दूसरी साइड के लोग दूसरी चीज करेंगे। अगर तुम अपने किसी अपोनेंट को मारोगे तो उनके साइड से भी कोई ना कोई रिवेंज लेने जरूर आएगा और ऐसी वॉर स्टार्ट होती है। क्या तुम कोनहा को खत्म करना चाहते हो? तुम अभी एक बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम अभी इस पर्सपेक्टिव से चीजें देख रहे हो कि कौन तुम्हारा अलाय है और कौन नहीं। ये सुन करके याशिरो बोला, वो अपने घुटने पर बैठ करके इताची के कॉलर को पकड़ने की कोशिश करने लगा। फुगाकू ने उसके हाथों को रोका। याशिरो की आंखों में गुस्सा छलक रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, चीफ। फुगाकू ने बोला, याशिरो काम योरसेल्फ। याशिरो ने बोला, बट फुगाकू ने बोला, कोई बात नहीं, काम डाउन। इताची चुपचाप बिना हिले वहां खड़ा था और उसका सर अभी भी हवा में नीचे ही लटका हुआ था। फुगाकू ने बोला, इताची अपोलोजाइज। यहाँ पर बैठे लोग इताची को अपनी गुस्से वाली आंखों से देख रहे थे। फुगाकू ने आगे बोला, इताची मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर आइडियल और रियलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम जो कह रहे हो वो आइडियल के हिसाब से बहुत सही है। फाइटिंग और वॉर दोनों हेट्रेड से लिंक्ड होती है, पर अभी तुम बहुत छोटे हो ये समझने के लिए कि हमारे लोगों को एग्जैक्टली क्या डिफिकल्टी हुई थी। अगर तुम देख पाते कि उचिहा को कितने डिफिकल्ट पोजीशन में रखा गया विलेज बनने के बाद से, तो शायद तुम ये बातें इतनी आसानी से ना बोलते। इताची ने बोला, मैं भी उचिहा क्लैन का मेंबर हूँ और मैं भी क्लैन की डिफिकल्टीज के बारे में जानता हूँ। याशिरो ने चिल्लाते हुए बोला, तो अपोलोजाइज करो। इताची की आंखें उदास हो गई थी। उसने याशिरो को धीरे से देखते हुए एक धीमी सी आवाज में बोला, आई एम वेरी सॉरी। फुगाकू क्लियरली अपने बेटे के रोते हुए दिल को सुन पा रहे थे। वो अपने बेटे के उस फाइटिंग को अवॉइड करने वाले डिजायर के दर्द को समझ पा रहे थे, पर साथ ही में वो क्लैन के डिससेटिस्फेक्शन को भी इक्वली समझ पा रहे थे। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि फुगाकू ने कई बार अपनी लाइफ में खुद भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया था। क्योंकि वो लोग एक उचिहा हैं, इसीलिए उनको विलेज से अलग कर दिया गया था। उसने जो सपने देखे थे अपने बचपन में वो भी चकनाचूर हो गए थे क्योंकि वो एक उचिहा था। होकागे उसकी इन्हीं इच्छाओं में से एक थी जो कभी पूरी नहीं होगी। हम इस बारे में घर पर बात करेंगे। उन्होंने ये चीज बहुत धीरे से बोली थी ताकि ये चीज सिर्फ उनका बेटा ही सुन सके। इताची ने यह बात सुन करके कोई रिप्लाई नहीं किया। तभी थोड़ा टाइम और बीतता और हमें दिखाया जाता है कि इताची घर जा रहा है। इताची को अपने पीछे से एक आवाज आती है, मास्टर इताची। इताची पीछे मुड़ा। कोनहा लोगों से भरा हुआ था, वहां सभी आ जा रहे थे। वो खुद होकागे ऑफिस से अपने चुनिन प्रमोशन के लेटर को लेकर के अपने घर जा रहा था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। इताची ने उसे पहले भी देखा था। वो वही लड़की है जो 6 महीने पहले तक इताची की टीम में थी, हिमुरा, शिजुकाजे हिमुरा। उस लड़की ने इताची का कंफ्यूज चेहरा देख करके इताची को अपना नाम बताया। ये पहली बार था जब इताची ने शिजुकाजे सरनेम सुना था। उस लड़की ने बोला, कांग्रेट्स, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। हिमुका उससे बड़ी थी, पर एज अ निंजा इताची के पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस था। फिर इताची सोचने लगा उसे आगे क्या जवाब देना चाहिए, उसे कैसे बोलना चाहिए। क्या उसे पोलाइटली बोलना चाहिए या उसे इन्फॉर्मेटली बोलना चाहिए। और करीब 1 मिनट तक सोचने के बाद इताची ने बोला, थैंक्स। हिमुका ने यह नोटिस नहीं किया कि इताची को जल्दी डिसीजंस लेने में दिक्कत होती है। वो इताची की तरफ लगातार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रही थी। मैं आपको आपके इनक्रेडिबल चूनिन एग्जाम्स के रिजल्ट की वजह से बहुत एडमायर करती हूँ। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इताची को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चीज का क्या रिप्लाई करे। उसने बोला, क्या तुम अभी भी उसी टीम में हो जिसमें वो शांत लड़का था? उस लड़की ने बोला, आपका मतलब योजी से है, राइट? जब से ये डिसाइड हुआ कि आप चूनिन एग्जाम दोगे, करीब तभी योजी का भी ट्रांसफर हो गया। मैंने उसे उसके बाद से कभी नहीं देखा। इताची ने बोला, ट्रांसफर? लड़की ने बोला, हाँ, वो बहुत सडन था, आज तक कि उसने गुड बाय भी नहीं बोला। यहाँ कुछ तो बहुत वियर्ड था। इतना सडन कौन सा ट्रांसफर होता है कि गुड बाय बोलने तक का टाइम नहीं मिला। उस टाइम उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी, वो थी ओनबू। पर योजी तो बस एक ज्ञानी नहीं बना था ना। और तो और इताची को ऐसी कोई चीज याद नहीं थी कि उसने अपने मिशन पर कुछ अमेजिंग किया हो। उस लड़की ने एक ब्राइट टोन के साथ बोला, अब मैं भी मास्टर यूकी और 2 न्यू टीममेट्स के साथ बहुत मेहनत करती हूँ।
इताची ने उस लड़की को देखा और साथ ही में उसने उस लड़के का नाम भी अपने दिल में उतार लिया। हमारा सब चैप्टर 2 यहीं खत्म होता है। सब चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका सपोर्ट सच में मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। बाकी आप कमेंट्स में अपने थॉट्स इस वीडियो से रिलेटेड जरूर बताना। सब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है और हमें होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हिरुज़न अपनी होकागे ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठ करके पाइप फूंक रहा था और वो पाइप फूंकते हुए बोलता है कि तुम जब भी यहाँ आते हो हमेशा उचिहा इताची के बारे में बात करना शुरू कर देते हो। डांजो वहाँ खड़ा हिरुज़न को देख रहा था। उसने हिरुज़न को पहले ही सलाह दी थी कि निंजा के लिए स्मोक करना अच्छा नहीं है, पर हिरुज़न हमेशा उसकी बातों को ये बोल करके टाल देता था कि उसे कोई सीक्रेट मिशन पर नहीं जाना, तो ये चलता है, इट्स फाइन। डांजो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा था, वो इनडायरेक्टली हिरुज़न को प्रिपेयर होने के लिए कह रहा था। हिरुज़न या किसी भी गैरिन को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक वॉर में है। डांजो को मतलब था कि उचिहास और विलेज में जब लड़ाई होगी तब के लिए होकागे को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। डांजो ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसने सब पहले ही प्लान कर रखा था। डांजो के प्लान से अनजान हिरुज़न अपनी पाइप से ऐश को एक ट्रे में साफ करता है और दोबारा उसमें नया टबैको डाल करके फूकने लग जाता है। उसकी पाइप से जो स्मोक निकल रहा था थोड़ा उसकी नाक में जा रहा था, थोड़ा हवा में गायब हो जा रहा था। वो इतनी पाइप फूकता था कि उसे टबैको की उस अनप्लेजेंट स्मेल से भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। हिरुज़न डांजो को बचपन से जानता था, पर डांजो ने आज तक कभी उसके लिए फ्रेंड वर्ड का यूज नहीं किया था। उसे लगता था कि फ्रेंडशिप एक प्रोडक्ट की तरह होती है जो हर ह्यूमन बीइंग में बांटी जाती है। लोग फ्रेंड वर्ड का यूज एक दूसरे पर निर्भर होने के लिए करते हैं। डांजो कभी ना खुद किसी पर लीन होना चाहता था, ना किसी को खुद पर होने देना चाहता था, और यही रीजन था कि वो फ्रेंड्स जैसे वर्ड का यूज नहीं करता था। हिरुज़न ने अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए डांजो को देखा और बोला, जैसे कि तुमने कहा था कि उसे 5 महीने हो चुके हैं चूनिन बने हुए, और इताची भी अपने मिशंस को बहुत अच्छे से करता है। आज तक कि वो अपने मिशंस पर गेनिन के साथ भी अपने काम को बहुत अच्छे से करता है। उसके ऑर्डर्स को देख करके लगता नहीं है कि वो सिर्फ अभी 11 साल का है। वो जो रिपोर्ट भेजता है वो भी बहुत अच्छे से ऑर्डर में लिखी होती है, वो भी स्ट्रिक्टली फॉर्मेट को फॉलो करते हुए। तो वो जो 2 साल थे एज अ गेनिन, वो इताची और विलेज दोनों के लिए एक लॉस की तरह है। हाँ, वैसे अच्छा होगा कि हम इस चीज को ऐसे देखें कि वो 2 साल एक नेसेसरी एक्सपीरियंस के लिए जरूरी थे। हिरुज़न हमेशा हर चीज को पॉजिटिवली देखने की कोशिश किया करता था और उसकी इसी थिंकिंग की वजह से उसे काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। वैसे निंजास एसेंशियली डार्क क्रिएचर्स होते हैं। डांजो को अनबूज का कंसेप्ट हमेशा फनी लगता था क्योंकि सबको लगता था कि वो लाइट और डार्क को सेपरेट करते हैं। हिरुज़न अपनी बात को बोलते हुए अपने पाइप की ऐश को अपने ट्रे में गिराया और अपनी चेयर पर सीधा बैठ गया और बोला, ये पूरे दिन डेस्क पर बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, मे बी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। डांजो ने बोला, ये तुम्हारी जॉब है। हिरुज़न ने बोला, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सिंपैथी नहीं है। डांजो ने बोला, तुम वो बात बताओ जो तुम मुझे बताने वाले थे। डांजो का ऐसा अनएप्रोप्रिएट मैनर देख करके हिरुज़न ने अनईजी होकर के बोला, उचिहा फुगाकू ने एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया है। यह बात सुनकर के डांजो के दिमाग में मिलिट्री पुलिस फोर्स के हेड फुगाकू का सोर फेस सामने आया। हिरुज़न ने बोला, उन्होंने इताची को ऑनबूज में ज्वाइन कराने का आइडिया दिया है। यह बात सुनकर के डांजो बहुत खुश हो गया था। वो अपने दिल के अंदर ही नाचने लगा, पर वो इतना पागल नहीं था कि वो अपने इन इमोशंस को अपने फेस पर दिखाए, तो उसने कोई खास एक्सप्रेशन नहीं दिया। उसने हिरुज़न के आगे बोलने का वेट करते हुए अच्छा बोला। हिरुज़न ने आगे बोला कि फुगाकू बोल रहे थे कि इताची मिलिट्री पुलिस फोर्स में रह करके अपनी एबिलिटीज का फुल एक्सटेंट पर यूज नहीं कर सकता। मैं इताची को अपने बेटे के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, एक ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूँ। इताची एज अ निंजा अनबीटेबल टैलेंट पोजेस करता है। एज अ फादर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने बेटे को अच्छे से गाइड करूँ ताकि वो अपने जीनियस एबिलिटी को पूरी तरीके से यूज कर सके, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि इताची ओनबू ज्वाइन करे। डांजो की आंख में एक डार्कनेस थी। उसने हिरुज़न को एक क्वेश्चनिंग गेज के साथ देखा, पर उसे बात का कोई एंड नहीं मिला। उसने अपनी बात बताते हुए बात खत्म की। हुमोरा और कोहारू टोटली अपोज में थे। वो कह रहे थे कि किसी उचिहा को ओनबू में डालने एक रिडिकुलस डिसीजन होगा, और क्या हम भूल गए हैं कि सेकंड होकागे ने मिलिट्री पुलिस फोर्स एस्टेब्लिश क्यों की थी? मिलिट्री पुलिस फोर्स इसीलिए बनाई गई थी ताकि उचिहा क्लैन को सेंट्रल फंक्शन से दूर रखा जा सके। हिरुज़न ने करते अपनी पाइप में दोबारा टबैको डाल लिया था। ये तीसरी बार था। काउंसिल मेंबर्स ने बोला, शायद तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए जब हम किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो है ना? किसी बच्चे की तरह हिरुज़न ने एक लंबी सांस लेते हुए अपने शोल्डर्स को ऊपर नीचे किया और एक डिससेटिस्फेक्शन के साथ उसने अपनी पाइप को टेबल पर रख दिया। डांजो की तरह हिरुज़न हुमोरा और कोहारू को भी बचपन से जानता था।
इन दोनों बुड्ढों पे कोई टैलेंट नहीं था शुरू से, इन्होंने कुछ नहीं किया था हार्ड टाइम में भी। जब इनके कॉमरेड्स मारे जा रहे थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब वॉर चल रही थी तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया था। ये लोग इतने लंबे टाइम से जी गए थे, वो भी सिर्फ अपने लक की वजह से। और इन दोनों के पास कोई पावर नहीं थी कि अपने ओपिनियंस को बिना अपने से बड़े पोजीशन वाले या बिना किसी अथॉरिटी वॉइस के पुश कर सके। हिरुज़न बोल ही रहे थे, तो क्या तुम भी अपोज? पर तभी तक में डांजो ने कहा, तो क्या मतलब, हम उसे ओनबू के अंदर नहीं ला सकते? ये सुनकर के हिरुज़न डांजो को एक सस्पिशियस आईज के साथ देखने लगा, क्योंकि नेचुरली डांजो ऐसी चीजों के लिए अपोज कर दिया करता था, पर डांजो इस बार जरा भी अपोज नहीं कर रहा था। फुगाकू का अप्रूवल भगवान का भेजा हुआ है, उसने हमेशा से इताची को ओनबू में डालने का प्लान किया था, फिर चाहे उसे जो भी करना पड़े। डांजो के एम्बिशंस के लिए इताची एक एसेंशियल एलिमेंट था। डांजो को हमेशा से लगता था कि अगर उसने कभी इताची को रिकमेंड किया ओनबू में आने के लिए तो फुगाकू शक करेगा और कठोर हो जाएगा। पर अब तो ये एक फैक्ट बन चुका है कि जो प्रपोजल आया था वो बहुत प्रॉफिटेबल था। हिरुज़न के अंदर जो चल रहा था, उसने बिना हिचकिचाए बोल दिया कि मुझे पता है कि तुम इताची की साइड लेते हो, पर मुझे लगा था कि तुम किसी उचिहा को ओनबू में डालने के लिए जरूर डिसअप्रूव करोगे। डांजो ये सब सुनकर हिरुज़न के सस्पिशन का जवाब दिया कि इताची जैसे निंजा 100 सालों में एक बार देखने को मिलते हैं। भले से वो एक उचिहा है, पर हमें ये अफोर्ड नहीं करना चाहिए कि हम विलेज के लिए उसकी एबिलिटीज का फायदा ना उठाएं। हिरुज़न ने अपने सर को हिलाया और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो खुद को कन्विंस कर रहा हो। उसने आगे बोला, तुमसे ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट किया था। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है कि इताची ओनबू ज्वाइन करे। विलेज के लोगों में और उचिहास में काफी राइवलरी चलती है, तो हमें पहले यंग वंस का दिल जीतना होगा, और इताची को विलेज के सेंटर में लाना एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डांजो हिरुज़न की इस ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग से कभी एग्री नहीं करता था, पर वो फिर भी खुश था कि ओकागे ने इताची को ओनबू में ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे दी थी, फिर चाहे जो भी रीजन हो। हिरुज़न ने बोला, पर इताची अभी सिर्फ 11 साल का ही है, तो हमें देखना होगा कि क्या वो रेडी है ओनबू में आने के लिए। डांजो ने बोला, तो तुम एक मिशन चाहते हो ओनबू में ज्वाइन होने के लिए? हिरुज़न ने बोला, एग्जैक्टली। डांजो ने बोला, तुम वो मेरे पे छोड़ दो। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रेक टाइम चल रहा है। इताची अपने उस वर्जन को देख रहा था जो उसके शांत रहने पर ऊपर आ जाती थी। इज़ुमे इताची के साइड में हंसते हुए खड़ी थी। अब 5 महीने हो चुके हैं इताची को चुनिन प्रमोट हुए। इताची ने आज तक एक भी प्रॉपर ब्रेक नहीं लिया था, और इसी चीज से कंसर्न होकर के विलेज ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो एक लंबे ब्रेक पर जाए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। उन्होंने इताची को फोर्स किया था रेस्ट लेने के लिए। उसके पापा ने एक सही टाइम देख करके उसके डोर को खटखटाया और अंदर आकर के बोले, तुम्हें इस वीक शिशुई के साथ वाली ट्रेनिंग पर भी ब्रेक लेना चाहिए। इसी वजह से इताची को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा अगर वो ट्रेनिंग या मिशन नहीं कर सकता। तो उसको बार बार ऐसी फील आ रही थी कि वो एक शांत समुंदर में बैठा हुआ हो। वो थक चुका था सो के, उसकी बॉडी यूज टू हो गई थी मिशन से। वो रोज सुबह क्रूज से पहले उठा करता था, फिर एकेडमी जाने से पहले जबरदस्ती इताची के साथ खेला करता था और उसे ट्रेनिंग में मदद किया करता था, जो उसे टाइम को मारने जैसा लगता था या कह लो टाइम वेस्ट करने जैसा लगता था। सास्के अब काफी बड़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अभी 1 हफ्ते पहले तो वो क्रॉल कर रहा था और अब वो बोलने लग गया एक प्रॉपर पर्सन की तरह। वो इताची का नाम लेते हुए उसे हर जगह फॉलो किया करता था और उसे अपने बारे में बताया करता था। सास्के को यह जानकर के बहुत खुशी होती थी कि उसका भाई इतना बिजी होते हुए भी उसके लिए टाइम निकाल रहा है। इताची पिछले 3 दिनों से सास्के के साथ ही रह रहा था। ये देख करके फुगाकू ने उसे बाहर जाकर के अपने एज के लोगों से बात करने के लिए बोला, और फिर फुगाकू ने आगे बोला, तुम थक चुके हो, तुम थोड़ा टाइम लो और अपने वेकेशंस को एंजॉय करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है तुम ऐसी बातें ना करो। इताची ने बोला, ऐसी बातें? फुगाकू का मतलब नकानो शाइन वाले इंसिडेंट से था। इताची को आज भी इस चीज का पछतावा है कि उसने अपनी फीलिंग्स को वहां पर बोला था जब वहां पर सभी चिल्ला रहे थे कि वो विलेज से कितनी नफरत करते हैं। वैसे वो तब तक बोल सकता था जब तक उसका चेहरा बोल बोल कर नीला ना पड़ जाता, पर वहां पर बैठे जोशीले लोगों के पास सुनने के लिए कान ही नहीं थे, तो स्पीच अकेले पॉइंटलेस हो जाती। उसने जो बोला था वो उसे फील किया करता था। उसकी बोली हुई एक एक बात सच्ची थी। जितना लोग किसी को हेट करेंगे उतना ही लोग सामने वाले को भी पलटकर हेट करेंगे, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो जानता था कि उसके क्लैन का क्या डिजायर है, पर उनके पास अपने हेटरेट को अपने दिल में रखने के अलावा क्या चॉइस थी। उसके पापा ने उसके इन कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स को एक शब्द में बोल दिया था, जो था टायर्ड। हे, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? उस हाई पिच वाली आवाज ने इताची के थॉट्स को तोड़ते हुए उसकी दिमाग में गूंजने लगी। इताची उस आवाज की तरफ मुड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था। उसके साइड में इज़ुमे खुशी से उछल उछल के चल रही थी। इताची ने बोला, तुम्हें देखकर चलना चाहिए, तुम्हें पता है ना? इज़ुमे ने बोला। उसकी आवाज में भी उछाल थी।
इजुमे ने एक टी पॉइंट की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, क्या तुम वहां चलना चाहोगे? वो क्लैन कंपाउंड को छोड़कर विलेज के सेंटर में आ चुके थे। इताची को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसे और इजुमे को साथ देख करके क्या बोलेंगे। वो अपनी एक दोस्त के साथ घूम रहा है और कुछ नहीं। इताची और इजुमे दोनों आमने सामने उस टी शॉप की एक बेंच पर बैठ गए। इजुमे ने चिल्लाते हुए बोला, टी प्लीज। दूसरी साइड से आवाज आई, कम इन। वो एक फेमिलियर आवाज थी जो शॉप के अंदर से आई थी। वो आवाज उसके एक पुराने टीममेट की थी, शिंको। आज से काफी टाइम पहले शिंको इताची के साथ टीम 2 में थी, उस टीम में जिसमें इताची गेनिन बनने के बाद पहली बार गया था। शिंको को निंजा की इस दुनिया की रियलिटी के बारे में पता चल गया था, तब भी उसने गेनिन सर्टिफिकेशन से ही गिव अप कर दिया था। इताची ने यह बात सुन करके बोला, अच्छा तो ऐसा है। इताची को उस बड़ी लड़की के साथ इतना फेमिलियर होते हुए इजुमे इताची को बड़े ही अजीब ढंग से देख रही थी। शिंको ने टेबल पर चाय रखते हुए धीरे से बोला, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इताची ने बोला, फ्रेंड। शिंको ने बोला, ओह आई बेट तुमने इसे डिसअपॉइंट कर दिया। शिंको इजुमे को चिढ़ा रही थी और इजुमे बस शर्माए जा रही थी। ये सुनकर के शिंको हंसने लगी और उसने दोबारा इताची की तरफ देखा। फिर उसने आगे बोला, मैंने सुना कि तुम एक चुनिन बन चुके हो। इताची ने थैंक्स बोला। इजुमे वहां चुपचाप बैठकर ग्राउंड की तरफ देखे जा रही थी। शिंको जिस ट्रे से चाय लाई थी उसी ट्रे को उसने अपने चेस्ट पर लगाते हुए बोला, मुझे पता है कि मैंने निंजा की ड्यूटी से क्विट करके सही किया। ये सब टेन्मा की डेथ से हुआ था, पर ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से भी हुई थी। इताची ने बोला, मेरी वजह से? शिंको ने बोला, तुम्हारे जैसे गेनिन को इतनी पास से देखकर मुझे अपने टैलेंट की लिमिट पता चल गई थी और ये देखकर मैं बहुत दुखी हो गई थी, यू नो। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। फिर मैं उसके अगले दिन गई और मैंने क्विट कर दिया। वो जोर जोर से हंस रही थी। फिर तभी उसे किसी ने शॉप के अंदर से आवाज लगाई। उसने बोला, यहाँ पर आलस नहीं किया जा सकता, मैं यहाँ दोबारा आऊंगी जब तुम अपने ऑर्डर्स को डिसाइड कर लोगे। फिर वो शॉप में चली गई। इजुमे ने धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, तुम सच में अमेजिंग हो, है ना इताची? उसने शिंको के वहां से जाने के बाद भी अपने सिर को नीचे झुकाया हुआ था। फिर इजुमे ने आगे बोला, मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है कि मैं किसी को गिव अप करा सकूं निंजा बनने से। इताची ने बोला, बट तुम इस साल ग्रेजुएट हो रही हो, है ना? वो अभी भी 11 साल की थी, इसी वजह से उसकी ग्रेजुएशन में 1 साल बचे हुए थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। इजुमे ने धीरे से अपने सर को हिलाते हुए इताची के सवाल का जवाब दिया, पर ये कोई टैलेंट पे काउंट नहीं होता, यू नो। इताची ने उसे इस तरीके से देखा और उसे थोड़ी खुशी हुई। इताची ने बोला, शिंको के क्विट करने का आधा रीजन मैं हूँ, जिसका मतलब है कि उसकी पावर्स अब इस निंजा वर्ल्ड से रिमूव हो चुकी हैं। अगर कुछ निंजास भी कम हो जाएं तो उसका मतलब होगा कम लड़ाई। शिंको ने खुद ही कन्फेशन दिया है कि वो किसी रॉन्ग पाथ पर नहीं है। इताची ने इजुमे से बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इजुमे ने अपने सर को ऊपर उठाया और वो इताची की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक पतली सी आंसुओं की परत थी। इताची ने बोला, तुम एक निंजा क्यों बनना चाहती हो? इजुमे ने बोला, क्या? इताची ने आगे बोला, एक निंजा बनने का मतलब एक एक्चुअल बैटल होती है, जिसका मतलब ये होता है कि तुम्हें हमेशा कई सारे ऑफुल टेरेबल थिंग से डील करना पड़ेगा। एक तुम्हारे जैसी लड़की के लिए इन चीजों से होकर गुजरना जरूरी नहीं है। इजुमे ने बोला, पर मेरे डैड भी एक निंजा थे, इसीलिए। तब तक में इताची ने बोला, क्या बस यही एक रीजन है? इजुमे ने रिप्लाई दिया, यही एक रीजन नहीं है। इजुमे की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। इताची को पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। इताची ने बोला, उसी पथ पर चलना जिस पे वो पर्सन चला हो जिसको तुम पसंद करती हो, मे भी मुझे ये पसंद नहीं है। इजुमे खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। उसने इताची को बाय बोला और जब वो बोलने के लिए पीछे मुड़ी तब उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, पर उसके आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे और वो मुड़ गई और उसने उस तरफ दोबारा नहीं देखा। उसी टाइम शिंको वहां पर उनका ऑर्डर लेने के लिए आ गई थी। उसने इताची को टीज करते हुए बोला, क्या हुआ, तुमने अपनी दोस्त को रुला दिया? इताची ने शिंको से बोला, अगर तुम अपना और अच्छे से छुपाना सीख लो तो शायद तुम दोबारा एक निंजा बन सकती हो। शिंको ने बोला, नो थैंक्स, कोई जरूरत नहीं है। हमारा इताची शिंडन चैप्टर 3 सब चैप्टर 3 यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, अगर आपको एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको फ्यूचर में बहुत ही जबरदस्त वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। इताची शिंडन का अगला पार्ट देखने के लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ मजेदार देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलो बाय।